हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी के बारे में कि एलएलबी क्या होता है, इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फ्यूचर स्कोप है या नहीं है, सैलरी स्ट्रक्चर, फीस के बारे में, टॉप कॉलेजेस के बारे में, सारी चीज़ें हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वीडियो के एंड में आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एलएलबी जो होता है दैट इज़ बैचलर ऑफ लॉ होता है और इसका जो स्टडी होता है बेसिकली लॉ से रिलेटेड रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल जो है सारी चीज़ों के बारे में स्टडी होती है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है एक 5 ईयर्स के लिए होता है और 3 ईयर्स के लिए होता है। 5 ईयर्स के लिए जो होता है वो 10+2 के लिए होता है और 3 ईयर्स के लिए जो होता है वो ग्रेजुएट्स के लिए होता है। मतलब आपने अगर बीकॉम किया है या बीएससी किया है या बीबीए या कोई और ग्रेजुएट कोर्स किए हैं, आपने डिग्री कंप्लीट किया है, सो आप अगर एलएलबी के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे 3 ईयर्स के लिए है। और अगर आपने 10+2 किया है, जैसे कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट 12th उन्होंने कंप्लीट किया है, सो उनके लिए 5 ईयर्स के लिए होता है। अब ये जो 5 ईयर्स के लिए होता है वो बीए प्लस एलएलबी होता है, बीकॉम प्लस एलएलबी होता है, बीएससी प्लस एलएलबी होता है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बीकॉम के साथ, मतलब आपको डुअल डिग्री मिलती है। समझिए कि आपका 3 ईयर्स का जो है वो डिग्री रहेगा ग्रेजुएशन का और जो है 2 ईयर्स का जो रहेगा वो एलएलबी का रहेगा। सो ये जो होता है 10+12 के बाद होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करें, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है 5 ईयर्स के लिए वो 10+2 होती है और जो 3 ईयर्स के लिए होती है दैट इज़ फॉर ग्रेजुएट्स के लिए होती है जिन्होंने डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट किया है। सो अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, सो एडमिशन प्रोसेस एलएलबी के लिए जो होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम। और जो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो डिफरेंट होता है स्टेट वाइज के हिसाब से। जैसे अगर आप महाराष्ट्र से कर रहे हो एलएलबी तो यहाँ पे आपको एमएससीटी देना पड़ेगा एंड आप क्लैट का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। और क्लैट का एग्जामिनेशन ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है मेनली कौन से यूनिवर्सिटी में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो क्या होते हैं 19 यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है सो उनका रैंक जो होता है सबसे हाई लेवल का होता है। अगर आपको वहाँ पे अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, जो है क्लैट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से करना चाहते हो तो वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम डिफरेंट है। अगर आप यूपी से करना चाहते हो तो वहाँ का अलग है। अगर आप केरला या दूसरे स्टेट से कर रहे हो तो वहाँ पर भी क्या है, डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट जो है एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी यूनिवर्सिटी। आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा जो मेनली ये एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी। सो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप एमएससीटी का प्रिपरेशन कीजिए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को मिथ रहता है कि जो 10+2 है या ग्रेजुएशन में है 45 या 55 या 50% मिनिमम आना चाहिए ग्रेजुएट में या 10+2 में। देखिए परसेंटेज उतना मायने नहीं रखता है। अगर आप रैंक होल्ड करोगे एमएससीटी में या जो आपका क्लैट का एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो जितना अच्छा मार्क्स आपका रहेगा एंट्रेंस एग्जाम से जो क्लैट क्लियर करोगे या एमएससीटी क्लियर करोगे या स्लैट क्लियर करोगे, सो उसके हिसाब से आपको एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में मिलेगा। सो टॉप कॉलेजेस की बात करें महाराष्ट्र में, सो 2 ही टॉप कॉलेजेस हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टार्टिंग के 2। एंड अगर आप इंडिया में बात करो कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोटल 19 है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है और भी 1-2 हो सकते हैं अलग अलग स्टेट वाइज में, बट बेसिकली अगर आप देखोगे तो यही मेन कॉलेजेस है। अगर आपको अच्छे कॉलेज से जो है एलएलबी करना है तो आप ये कॉलेज में परस्यू कर सकते हैं। बट अगर आप महाराष्ट्र से हो तो मैंने बताया कि 2 कॉलेज जो है वो बेस्ट है उसके लिए अप्लीकेबल के लिए। एंड आपको मैंने ये भी बताया कि अगर आप कर रहे हो परसेंटेज आपका 10+2 में कम है या ग्रेजुएशन में कम है, सो आप एमएससीटी का अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, वहाँ पे रैंक होल्ड कीजिए, सो आपको एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। अब अगर हम फीस की बात करें, बेसिकली जो फीस स्टार्ट होती है अगर आप ओपन कैटेगरी के हो, सो ओपन कैटेगरी की जो फीस होती है बेसिकली 20,000 या 30,000 से लेके वो लैक्स में होती है। इवन लैक्स से भी ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन। और जो होता है एससी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी, सो अगर क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पे आपकी फ़ीस 1,000 भी हो सकती है, मैक्सिमम 3,000 तक होती है। ठीक है, सो अगर आप रिजर्वेशन में आते हो सो आपके लिए बेस्ट है अगर रैंक होल्ड करते हो और आपका एडमिशन होता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर करना है कि सेमेस्टर वाइज जो एग्जामिनेशन होता है वो हर सेमेस्टर के हिसाब से आपको एग्ज़ाम फीस भी पे करना होता है, चाहे ओपन कैटेगरी का हो, चाहे वो एससी कैटेगरी का या कोई अदर कैटेगरी का हो, रिजर्वेशन कैटेगरी का। सो एग्ज़ाम फीस भी होता है सेमेस्टर वाइज। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो साल में एक बार मतलब पूरा ईयर्स का एग्जाम होता है, कुछ सेमेस्टर वाइज पैटर्न होता है, बट मोस्टली सेमेस्टर वाइज पैटर्न होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप एलएलबी करते हो तो ओपन से मत करना, रेगुलर से करना।
बेसिकली अगर आप रेगुलर से करोगे तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, अगर ओपन से करोगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली एलएलबी में जो सब्जेक्ट्स होता है जैसे कॉर्पोरेट लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, साइबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, इकोनॉमिक्स जो है ये भी इंक्लूड रहता है। तो बेसिकली यही जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो इस तरीके से आपको सेमेस्टर वाइज क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। सो अगर हम स्कोप की बात करें और हायर स्टडी की तो बेसिकली एलएलबी के बाद आप एलएलएम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, और भी बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्स होते हैं जैसे साइबर लॉ के होते हैं, क्रिमिनल लॉ, और भी बहुत सारे अलग अलग केसेस मतलब सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो उसमें आप कर सकते हो। और भी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, एडमिशन परस्यू कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर डिफरेंस क्या है लॉयर्स और एडवोकेट में। बेसिकली जो लॉयर होता है वो केस को जो है रिप्रेजेंट करता है, केस बना सकता है बट उसको लड़ नहीं सकता है। सो एडवोकेट के पास वो लाइसेंस होता है। सो अगर जैसे एलएलबी आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास एलिजिबल हो, आप क्या कर सकते हो, बार एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया। सो वहाँ पे अगर आपने एक बार जो है एग्जाम दे दिए तो आपके पास जो है लाइसेंस आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, लीगल प्रैक्टिस एडवोकेट ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर हम करियर प्रोस्पेक्टिव की बात करें कि एलएलबी के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप कर सकते हो। सो एज अ लीगल एडवाइज़र आप वर्क कर सकते हो और लीगल फॉर्म में भी वर्क कर सकते हो। अगर आपको लीगल फॉर्म नहीं पता तो एक सीरीज़ में बताऊंगा जो इंग्लिश सीरीज़ है, सूट करके है, उसके मैंने सारे सीरीज़ देखे, वो देख लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा कि लीगल जो लॉ फॉर्म होता है वो क्या होता है। और गवर्नमेंट सर्विस डिपार्टमेंट में भी वर्क कर सकते हो एज अ लीगल एडवाइज़र, प्राइवेट बैंक में कर सकते हो, एमएनसीज में कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड होता है स्पेशली इन एमएनसीज कंपनी में। सो लॉ फॉर्म भी बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे भी आप एज अ वर्क कर सकते हो। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, जैसे आर्टिकल्स लिख सकते हो, खुद रिसर्च करके बुक्स जो है लिख सकते हो, एज अ लेक्चरर वर्क कर सकते हो, प्राइवेट बैंक में भी वर्क कर सकते हो। पॉलिटिकल में अगर आपको करियर बनाना है तो इसके लिए भी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो बहुत ज़्यादा स्कोप होता है स्पेशली इन एलएलबी में। सो ये कोर्स आपको करना चाहिए। सो आपको लॉ क्यों करना चाहिए, बेसिकली मेरा दो ही रीज़न है। एक तो ये प्रोफेशनल कोर्स है और दूसरा इसके अंदर जो भी आप स्टडी करते हो उसका अच्छे खासे से यूज़ करके आप अच्छे खासा अपना फ्यूचर ग्रो कर सकते हो। इवन आप खुद का भी जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो, सबसे अच्छी बात ये है। सो आपको ये करना चाहिए। सो अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ, सो एलएलबी कंप्लीशन के बाद जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो स्टार्ट होती है 12 और 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में होगी एज अ फ्रेशर। और जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। प्लस यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको सैलरी और ज़्यादा अर्न करना है सो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो बार काउंसिल का एग्जामिनेशन होता है वो आप कंप्लीट कीजिए, और भी बहुत सारे यूपीएससी सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो जो है एग्ज़ाम दीजिए। सो आपका ऑटोमेटिक जो रहेगा वो आपका डेजिग्नेशन एज वेल एज जो आपकी इनकम जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आप खुद का जो एक फॉर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।